बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात सच है कि किसी की चीज़ों को बिना पूछे हाथ लगाना या उन्हें देखना गलत बात है। आपने तो कई दफ़ा ये सुना ही होगा कि किसी शख्स को कोई कीमती चीज़ हाथ लगी और वो बहुत अमीर हो गया। ऐसी ही एक चीज़ महक नाम की लड़की के हाथ लगी, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकी। आखिरकार वो चीज़ क्या थी? जानने के लिए कहानी को पूरा देखें और नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये बात आज से 20 साल पुरानी है, जब महक अपने कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ी इलाकों को देखने के इरादे से गई थी। वो लोग कुदरत की बनाई हुई इन खूबसूरत पहाड़ियों और वादियों को देखकर कुदरत के नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे थे। इतने में महक घूमते घूमते अपने दोस्तों से थोड़ी दूर चली आई। उसकी नज़र सामने घनी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी चीज़ पर पड़ी। महक सोचने लगी, आखिरकार ये चीज़ क्या है? ज़रा पास जाकर देखती हूँ। महक ने देखा कि वो एक डायरी है जो पूरी तरह से सील की हुई थी। उसके ऊपर सूखे पत्ते, मिट्टी, धूल वगैरह पड़ी हुई थी। महक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डायरी किसकी है और यहाँ कैसे आई। महक ने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख लिया और उसकी जानकारी अपने दोस्तों को भी नहीं दी। रात को जब महक अपने घर को लौटी तो वो इसी सोच में थी कि आखिर डायरी में क्या है, शायद मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। पर क्या ये करना सही होगा? किसी की डायरी को छूना अच्छी बात तो नहीं, पर आखिर ये डायरी किसकी है? जब तक मैं इसे खोलूंगी नहीं तब तक मैं जान नहीं पाऊंगी। सोचते सोचते रात से सुबह हो गई, लेकिन महक उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगली रात महक ने उस डायरी को खोलने का आखिर फैसला किया। उस डायरी में ऐसे ऐसे सच थे जो अभी महक के सामने आने बाकी थे। आखिर क्या था उस डायरी में जिसे महक शायद अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। खाना खाकर महक बस सोने ही जा रही थी कि उसे डायरी पढ़ने का ख्याल आया। वो डायरी इस तरह से सील थी कि अगर थोड़ा सा भी जोर लगाओ तो वो फट सकती थी। धीरे धीरे महक ने डायरी खोली और पहले पन्ने को पढ़ना शुरू कर दिया, जिस पर लिखा था, मेरा नाम सागर है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं हूँ कहाँ मैं खुद नहीं जानता। मेरे माँ बाप की मौत के बाद आज पहली बार मैं इस डायरी पे अपने डर, दुख और खुशी के हर एक अल्फाज लिख रहा हूँ। सुबह मेरी नींद मेरी माँ की आवाज़ से खुली कि नाश्ते का वक्त हो गया है, अब तो उठो और कितनी देर सोए रहोगे। मैं आंखें मलता हुआ उठ गया और हाथ मुंह धोकर मैं माँ से मिलने रसोई घर में गया तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ वहाँ नहीं थी। मैंने अपने बाबा को भी आवाज़ लगाई पर वो भी घर में नहीं थे। मुझे घबराहट होने लगी कि इतनी जल्दी वो कहाँ चले गए। मैंने इधर उधर आवाज़ लगाई पर वो कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई थी और पल भर में ही वो कहाँ गायब हो गई, वो भी बिना बताए। मेरे घर के आसपास किसी और का घर भी नहीं था, तो आखिर वो लोग कहाँ चले गए? ये बात सच थी कि इतनी जल्दी वो बाहर तो नहीं जा सकते, और अगर वो घर में मौजूद हैं तो मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे? अगर मैं किसी को ये बात बताऊंगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर, और ये बात सच भी है कि कोई कैसे हम पे यकीन करेगा कि अचानक मेरे माँ बाबा गायब हो गए। इतने में अचानक ज़ोर से खिड़की खुलने की आवाज़ आई और मेरी नींद खुल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा ख्वाब था या हकीकत, लेकिन जो भी हो मैं इस ख्वाब से बाहर आकर काफ़ी खुश था, क्योंकि इस ख्वाब ने मुझे काफ़ी बेचैन कर दिया था।
नींद खुलते ही मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर जोर का तूफान आया हुआ है। तेज़ हवाएं चल रही हैं। धूल मिट्टी से बने कोहरे के सिवा बाहर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने झट से उस खिड़की को बंद किया और फिर माँ से मिलने उनके पास जाने लगा। पर ये क्या, माँ तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और मेरे बाबा भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। बिना बताए वो लोग कहाँ चले गए? जब तक मैं सोया रहा शायद उसी बीच में वो लोग चले गए, लेकिन कैसे? मेरा ख्वाब सच हो रहा था। मैंने उन्हें इधर उधर बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। मैं बहुत बेचैन हो गया था। सुबह से ढूंढते हुए दोपहर हो गई पर वो लोग कहीं नहीं दिखे। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था? इस तरह के वाक़यात मेरे साथ आज से पहले कभी नहीं पेश आए थे। और ये कैसे मुमकिन है कि मेरे माँ बाबा अचानक से गायब हो गए? मैंने घर का हर एक सामान देखा तो वो उसी जगह मौजूद था जैसे पहले हुआ करता था। मैंने घर से कुछ ही दूरी पर बाहर वाले लोगों से अपने माँ बाबा की तस्वीर दिखाकर पूछा कि आपने इन्हें कहीं देखा है, तो वो लोगों ने भी ना में जवाब दिया। इस बात से मैं काफ़ी घबरा गया। मुझे घबराहट होने लगी कि ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, हो सकता है वो कुछ ज़रूरी काम से कहीं गए होंगे, शायद रात तक वापस आ जाएं। हो सकता है कि कुछ काम ऐसे होंगे जिन्हें बताना उन्होंने मुझे ज़रूरी नहीं समझा। वैसे भी आज तक वो दोनों जो कुछ भी करते हैं मुझे थोड़ी ना बताते हैं। मुझे आज रात तक उनका इंतज़ार करना ही चाहिए। देखते ही देखते दिन से रात हो गई, लेकिन माँ बाबा अब तक नहीं आए। शायद अब वो आएंगे, ये सोचकर मैं अपने बिस्तर पर आराम करने लगा। धीरे धीरे मेरी पलकें बंद हो रही थी। तभी अचानक मुझे अपने कमरे में किसी के होने की आहट सुनाई दी। मैंने झट से बिस्तर से नीचे उतरकर देखने गया कि शायद माँ आ गई होंगी। चलो बाहर चलकर देखते हैं। जैसे ही मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। चारों तरफ काफ़ी खामोशी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और अब तक वो लोग लौटकर नहीं आए थे। मैं इस बात को पहले तो बहुत हल्के में ले रहा था, पर अब ये एक खौफ का मंजर बन चुका था और मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। तभी अचानक मुझे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हाथ में एक लैंप लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने धीरे से इधर उधर नज़र घुमाकर देखा तो वहाँ एक बहुत ही गहरा कुआं दिखाई दिया। मैंने जैसे ही उस कुएं में झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस कुएं में मेरे माँ बाबा की लाश तैर रही थी। मैं वहीं पर गिर गया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे ये दिन देखने को मिल सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है। ऐसा तो वो जानबूझकर इस कुएं में तो नहीं गिर सकते। तो फिर बात क्या है? मुझे जानना था इनकी मौत के पीछे क्या सच है। एक पल के लिए मैंने सोचा कि जब मेरे माँ बाबा ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूँगा। मैं भी इस कुएं में कूदकर जान दे देता हूँ। तभी मैंने सोचा कि जब तक मैं कातिल को ना पकड़ लूँ जिसने ये सब किया है, तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। उसी रात मैंने कुएं से उनकी लाश निकालकर वहीं ज़मीन में दफन कर दिया और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी कि मेरे माँ बाबा नहीं रहे। उन्हें यही कहा कि मेरे माँ बाबा कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं। मैंने काफ़ी छानबीन की पर मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर उनकी मौत हुई तो कैसे। मैंने इस बात पे काफ़ी गौर फरमाया कि ये बात तो सच है। वो कुएं के पास गए। अगर उन्हें ज़बरदस्ती कोई ले जाता तो वो चिल्लाते ज़रूर, पर ऐसा नहीं हुआ।
तो इसका मतलब ये है कि वो उस कुएं के पास अपनी ही मर्जी से गए थे। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो उस कुएं में कूदे क्यों। बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। शायद लोगों को कुछ शक होने लगा था, तो उनसे मैंने फिर यही बात दोहराई कि मेरे माँ बाबा अपने परिवार में ही थोड़े दिनों के लिए चले गए हैं। मैंने इस डायरी को पहले से ही लिखना नहीं शुरू किया था, लेकिन जब मेरे माँ बाबा की मौत हुई तब से मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया था। इस डायरी में मेरी कोई भी ऐसी पर्सनल बातें नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ उस कातिल को पकड़ना था जिसने ये काम किया था। इस बात को बीते 1 हफ्ता हो चुका था। अब जो मेरे साथ होने लगा वो बेहद ही अजीब था। शायद किसी को भरोसा ना हो, आज तक बिना पूछे मैंने कभी भी अपनी माँ की रखी चीज़ों को छुआ नहीं, पर आज उनकी मौत के बाद सच जानने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैंने माँ के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। तलाशी के दौरान जो सच मेरे सामने आए उन्होंने मुझे अंदर से ही हिलाकर रख दिया। जब मैंने अपनी माँ के कमरे में रखे एक बक्से को खोला तो उसमें मुझे अजीब तरह की कई सारी हड्डियाँ मिली, जो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। देखने में तो यही लग रहा था कि ये सारी हड्डियाँ किसी इंसान की हैं। मैं घबरा गया। मुझे लगा आखिर माँ इन सब चीज़ों का क्या करती थी। जब मैं अपनी माँ और बाबा दोनों के कमरे की तलाशी ली तो ऐसे ऐसे सच मेरे सामने आए कि मेरे होश उड़ गए। अजीब अजीब किस्म की हड्डियाँ, कई सारे रंग की पोटलियाँ, अजीब से कपड़े और कई सारी मोमबत्तियाँ मिली, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। फिर मुझे बाबा के कपड़ों के नीचे एक सफ़ेद कागज़ मिला जिस पे तंत्र मंत्र की बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। ये सब चीज़ें काफ़ी चौंका देने वाली थी, क्योंकि इन सब के बारे में मैंने पहले ना ही सुना था और ना ही देखा था। मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना था। इन सब चीज़ों को देखते देखते रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब सुबह को ही इस पर गौर करेंगे, और फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि अचानक मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन उठकर बाहर देखने चला गया, लेकिन बाहर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। अचानक से मेरी नज़र सीढ़ियों की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची वहाँ से नीचे उतर रही है। मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी आँखें मलकर फिर से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। फिर मैंने फ़ैसला किया कि आज रात को उन मंत्रों को मैं पढ़ना शुरू करूँगा कि आखिर इन मंत्रों को पढ़ने से होता क्या है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि वो जो कुछ हो रहा था शायद उसी मंत्रों की वजह से हुआ, और उसकी सच्चाई के बारे में मुझे जानना था। मैंने वो मंत्रों को उसी तरह से पढ़ना शुरू किया जिस तरह से वो कागज़ पर लिखी हुई थी। उस कागज़ पर यह भी लिखा हुआ था कि जब तुम ये मंत्र पढ़ना शुरू करो तो तुम्हारी आंखें बंद होनी चाहिए और किसी भी कीमत पर आंखें ना खोलना। पता नहीं क्यों मुझे ये सब बातें बेहद फजूल लग रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर ये बात इस डायरी में मैं लिख रहा हूँ, क्या कोई यकीन कर पाएगा कि ये सब कुछ भी मुमकिन हो सकता है। पर अभी तो इससे भी बड़ी सच्चाई सामने आनी बाकी थी। मैं उस कागज़ पर लिखे हुए वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बीत गया पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, जैसे कि उस कागज़ पे लिखा हुआ था कि मंत्र पढ़ने के कुछ घंटों बाद आपको अपने आसपास किसी के होने की आहट महसूस होगी। पर मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ।
मैंने सोचा ये सब फजूल है और मैंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो सामने मुझे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। मैं एकदम से चौंक गया। लगा कि आखिर ये बच्ची कौन है और यहाँ कैसे आ गई। फिर मुझे याद आया कि लगता है शायद ये वही लड़की है जिसे मैंने उस रात सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा। वो बच्ची चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल एक बुत की तरह। उस वक्त मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। मैंने फ़ौरन ही उस बच्ची को ज़ोर से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, मुझे एकदम ज़ोर से झटका लगा, मानो जैसे मैंने बिजली की तार को छू लिया हो। देखने में तो वो बच्ची एकदम मामूली बच्ची सी लग रही थी, पर यह तेज सा झटका उसके अंदर आया कैसे? एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल ही हो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे साथ बहुत अजीब सा हो रहा था। मैंने अपने दिमाग पर जोर देकर सोचा, वो मंत्र वाले कागज़ पर लिखी सारी बातें झूठी थी, क्योंकि मैंने जैसे ही आंखें खोली तो क्या हुआ, एक बच्ची सामने खड़ी थी। ये तो इंसान की बच्ची थी या फिर कोई रूह। मैंने उस बच्ची से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? तुम कौन हो और इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे एक बात परेशान कर रही थी कि आखिर ये बच्ची अंदर आई कैसे, और देखने में तो ये किसी भी तरह से रूह की तरह नहीं लग रही है। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी मैं इस बच्ची को उसके घर छोड़ आऊँगा, और उस बच्ची को रुकने के लिए मैंने एक कमरा दे दिया। वो बच्ची बहुत कम बोल रही थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर उतनी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की मौत से बहुत परेशान था और मुझे उनके कातिल को पकड़ना था। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक रात होगी। मैं फ़ौरन गुस्से में उठा और सभी कागज़ को जला डाला जिसमें मंत्र लिखे हुए थे, और सारे मंत्र, सारी चीज़ों को मैंने जला डाला, राख कर दिया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से उब गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे माँ बाप की मौत कैसे हुई थी, और मैं पता लगाऊं तो कैसे। इतने में मुझे उस बच्ची का ख्याल आया और मैं उठकर उसके कमरे में उसे देखने के लिए गया, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कहाँ चली गई। मैंने घर से बाहर अंधेरे में झांका तो देखा वो बच्ची वहीं खड़ी है, बिल्कुल चुपचाप। मैं फ़ौरन नीचे उतर आया और उस बच्ची से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, इतनी रात गए? वो खामोश रही। तभी उस बच्ची ने अपनी उंगली से सामने की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि वहाँ की ज़मीन भुरभुरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ किसी ने कोई खुदाई की हो। वो बच्ची लगातार उसी ओर इशारा किए जा रही थी। आखिर बात क्या थी, ये जानने के लिए मैं घर के अंदर से फावड़ा उठा लाया और उस बच्ची को कहा कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे खोद कर देखता हूँ, आखिर बात क्या है। वो बच्ची मेरे पीठ पीछे खड़ी थी और मैं उस ज़मीन को खोदने लगा। थोड़ी देर खोदने पर मुझे अंदर जो चीज़ दिखी, उसे देखने के बाद एक पल के लिए मेरी सांस थम सी गई। उस कब्र में 3 बच्चों की लाशें थीं। ये देखकर मुझे इतना डर लग रहा था और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये बच्चे कौन हैं और इनकी लाश यहाँ पर कैसे दफन है। मैं डरते डरते पीछे मुड़ा और देखा वो बच्ची वहीं खड़ी थी। मैंने उस बच्ची से पूछा, आखिर तुम कौन हो? तब उस बच्ची ने जो कहा वो सुनकर मेरे पसीने छूट गए, मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। उसने अपनी कहानी कुछ यूं बयां की। उसने कहा, मैं एक जिन्नात की बच्ची हूँ और पिछले 10 दिन से तुम्हारे घर में रह रही हूँ और तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा घर दूर जंगलों में है। मैं अपनी माँ को, जो कि जिनजादी, और बाबा जिन्नात और भाई बहन जिन्नी हैं, उनके साथ रहती हूँ।
मैं अपने घर से बाहर जंगलों में खेलते खेलते रास्ता भटक गई और सड़क के किनारे आ गई। तुम्हारे माँ बाबा एक दिन अपनी गाड़ी से आधी रात को सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बहला फुसला कर घर ले आए। वो लोग मुझे एक कमरे में ले गए और मुझ पर तंत्र मंत्र करने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इतने में मैं बेहोश हो गई और उन्होंने मुझे एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। जो कि मैं एक जिन्नी थी, इसलिए वो तंत्र मंत्र का असर ज़्यादा देर तक मुझ पर टिक नहीं पाया और मैं बआसानी से उस कब्र से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि मेरे बाजू किसी और की भी कब्र है। उसमें थी ये 3 बच्चों की लाशें। मैं हवा की तरह तुम्हारे घर पहुंची तो तुम्हारे माँ बाबा मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछा, हमने तो तुम्हें तंत्र मंत्र से बेहोश करके दफना दिया था, फिर तुम यहाँ वापस कैसे आई? मैंने कहा, मैं एक जिन्नी हूँ और तुम्हारे तंत्र मंत्र मुझ पर ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाए। मैंने हवा के झोंके की तरह उड़कर तुम्हारी माँ का गला पकड़ लिया और हवा में लटका दिया। इतने में तुम्हारी माँ ने सब उगल दिया कि वो लोग छोटे बच्चों पर काला जादू करते और उनको ज़मीन में दफन कर देते। और इस तरह से उनकी करने की वजह थी कि उन्होंने किसी काले जादू की किताब में पढ़ रखा था कि एक छोटे बच्चे को काला जादू करके उसे ज़िंदा दफना दो तो तुम्हारे माँ बाप की उम्र लंबी होती जाएगी। बस ये बातें बताते हुए उन्होंने फिर से मुझ पर एक तंत्र मंत्र की चाल चली। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंक मारा, जिससे कुछ वक्त के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। इतने में तुम्हारे माँ बाबा घर के बाहर निकल गए, लेकिन वो ज़्यादा दूर ना जा सके। जैसे ही वो तंत्र मंत्र का असर ख़त्म हुआ, मैं फ़ौरन सारे घर में उनको ढूंढने लगी। वो कहीं मुझे दिखाई नहीं दिए। फिर मैं बाहर निकली और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब तक मैं उनके पास पहुंच पाती, वो दोनों पास ही बने हुए एक कुएं में गिरकर अपनी जान दे दी। इतना कहकर वो बच्ची मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं अपने आप पर रोने लगा कि आखिर मेरे माँ बाबा ऐसे क्यों थे। जब मुझे उनकी मौत की वजह मालूम हुई तो मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिख दिया। ये सब बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, इसलिए अब मैं भी उसी कुएं में कूदकर जान देने जा रहा हूँ। इस डायरी को मैं फेंक रहा हूँ। जो कोई भी ये डायरी पढ़ेगा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये डायरी पढ़ने के बाद महक ने फैसला किया कि ये डायरी को जला देना ही बेहतर होगा, क्योंकि किसी दूसरे शख्स ने अगर ये डायरी पढ़ी तो ना जाने उसके साथ कुछ बुरा हो या अनहोनी हो जाए। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।